बच्चों, एक और बार स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल फिजिक्स का YouTube चैनल, फिजिक्स सीखने का YouTube चैनल क्वांटम क्विज पे। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कूलम्स लॉ के बारे में, जो कि क्लास 12 का एक इलेक्ट्रोस्टैट का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो कूलम्स लॉ एक इंपॉर्टेंट तो है ही बच्चों, और ये कूलम्स लॉ हमें कुछ फील देगा कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम लोग कितनी अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं उसका। तो कूलम्स लॉ क्या बताते हैं बच्चों? कूलम्स लॉ बताते हैं कि अगर मान लो मेरे पास दो चार्ज है, एक चार्ज है Q1 का और दूसरा चार्ज है बच्चों Q2 का, और इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो है मान लो R। तो कूलम्स ने बताया इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा, चाहे वो रिपल्सन फोर्स हो या अट्रैक्शन फोर्स हो, दैट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। बच्चों ऐसा फॉर्म कहीं दिखा लग रहा है? बिल्कुल सही पहचाने आप। इसे हम लोग इस फॉर्म को देखे हैं क्लास 11th में न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन में। तो यहां पर चार्ज है और वहां पर मास था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में ये सिमिलरिटी होने के बावजूद एक बहुत ही मेजर से डिफरेंस है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा एट्रैक्टिव इन नेचर होगा, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तुम्हारा एट्रैक्टिव भी हो सकता है और तुम्हारा रिपल्सिव भी हो सकता है। तो यहां से अगर हम लोग इन दोनों को मतलब कॉम्बाइन करेंगे तो हमें मिलेगा एक प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। तो वहां से मिल जाएगा F इक्वल्स टू एक कांस्टेंट आएगा बच्चों, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी Q1 Q2/r²। तो ये जो फोर्स आया बच्चों, ये फोर्स में ये जो कांस्टेंट K है, उस कांस्टेंट K को हम लोग लिखते हैं K इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसे क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन, और नीचे एक नॉट, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है बच्चों? एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी। ये एक मीडियम का प्रॉपर्टी होता है जो डिटरमाइन करता है कि कितना फोर्स एक्ट करेगा। हम लोग बाद में आएंगे इसके ऊपर। तो ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या है बच्चों? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इसका यूनिट या फिर इसका वैल्यू कितना होता है वो एक बार देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, अगर हम लोग यहाँ पे F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² ये कर देंगे, और फिर यहां से हम लोग लिखेंगे F इंटू r² इंटू 4 पाई, और नीचे आएगा बच्चों Q1 इंटू Q2, दैट शुड बी इक्वल्स टू योर 1/एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट क्या आएगा बच्चों? Q1 Q2/4 पाई F इंटू r² दैट इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट। अभी बच्चों हम दो चीज करेंगे, इसका डायमेंशन भी लिखेंगे और इसका यूनिट भी लिखेंगे। तो इसका डायमेंशन कितना होगा, यहाँ पे चले आते हैं बच्चों। इसका डायमेंशन कितना आएगा, देखो, देख पा रहे हो शायद? तो इसका डायमेंशन कितना होगा? डायमेंशन होगा बच्चों, देखो ऊपर में क्या है, Q1 इंटू Q2 है ना। तो Q क्या है? चार्ज। याद रखो, चार्ज मेरा फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। चार्ज क्या है? एक तुम्हारा डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट, तो चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के टर्म्स में लिखेंगे। तो चार्ज इक्वल्स होता है इलेक्ट्रिक करंट इंटू टाइम, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे I इंटू टी, आई फॉर इलेक्ट्रिक करंट इंटू टी। ऊपर में 2 है इसलिए स्क्वायर कर दिए। 4 पाई डायमेंशन लेस है, तो फोर्स का डायमेंशन होता है m/L/T-2 और नीचे r यानी कि L का स्क्वायर। तो एप्सिलॉन का डायमेंशन बन जाएगा बच्चों m⁻⁻1, L और L स्क्वायर मतलब L⁻⁻3। अच्छा, T स्क्वायर और ऊपर जाएगा एक और स्क्वायर मतलब T⁴ और I का स्क्वायर। ये बन जाएगा बच्चों एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन। अब एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है, याद रखना, 8.854 इंटू 10⁻²। अब इसका यूनिट देखो, Q1 इंटू Q2 यानी कि कूलम का स्क्वायर, और नीचे है फोर्स एंड डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि न्यूटन-1 और मीटर-2। ये हो गया बच्चों तुम्हारा एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू एंड एप्सिलॉन नॉट का यूनिट।
और 1/4πε0 जो होता है बच्चों, 1/4πε0 जो होता है वो होता है 9 इंटू 10⁹ और इसका डायमेंशन और इसका यूनिट एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है इसका। तो इसका यूनिट बन जाएगा बच्चों न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इन दोनों का वैल्यू हमेशा याद रखना। तो ये हो गया तुम्हारा परमिटिविटी। अभी परमिटिविटी के बारे में समझते हैं। तो बच्चों ये जो न्यूटन कूलम्स ने कहा कि कोई भी जो चार्ज अगर किसी भी मीडियम पे रहेगा तो वो डिपेंड करेगा चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है उनके प्रोडक्ट के ऊपर, और डिपेंड करेगा कि इनका सेपरेशन कितना है उसके स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इस तरीके से वो डिपेंडेंट होगा। लेकिन बच्चों ये जो कूलम्स ने कहा ये एक फोर्स ये और एक चीज के ऊपर डिपेंड होता है, वो है मीडियम। तो मीडियम के ऊपर डिपेंडेंसी कैसा है? मान लो कि मैंने ये जो एक्सपेरिमेंट किया फोर्स डिटरमाइन करने के लिए वो एयर या फिर फ्री स्पेस पे किया। अभी उसको छोड़ के अगर हम किसी दूसरे मीडियम पे चले जाते हैं तो दूसरे मीडियम पे जो होगा वहां पे ये परमिटिविटी चेंज हो जाएगा। तो किसी दूसरे मीडियम का परमिटिविटी हम लोग लिखेंगे किस तरीके से? किसी भी मीडियम का परमिटिविटी हम लोग लिखेंगे एप्सिलॉन से। तो उसको हेडिंग डालना है बच्चों, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको ऊपर अभी हेडिंग डालना है बच्चों, इफेक्ट ऑफ मीडियम on electrostatic force। इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी देखो बच्चों, तो मान लो ये दो चार्ज Q1 और Q2 ये दो क्या है? ये दो तुम्हारा सेपरेशन था और एयर मीडियम पे था। तो यहां पे जो आएगा फोर्स एयर वो आएगा बच्चों 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r²। लेकिन बच्चों यही चीज को अगर हम किसी दूसरे मीडियम पे ले जाते हैं, मान लो Q1 Q2 यही है, बीच सेपरेशन तुम्हारा r ही है, लेकिन ये कोई दूसरा मीडियम है, ये कोई दूसरा मीडियम है। तो एयर के लिए तुम्हारा यहाँ पे ε0 देखने के लिए मिलेगा। लेकिन किसी दूसरे मीडियम का जो परमिटिविटी होता है, उसे हम लोग सिर्फ एप्सिलॉन से लिखते हैं। तो उस केस में जो फोर्स आएगा किसी भी मीडियम का वो आएगा 1/4πε Q1 Q2 बाई r। अभी यहां पे एक टर्म आते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसे हम लोग कैपिटल के से डिनोट करते हैं। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है बच्चों किसी भी मीडियम का परमिटिविटी डिवाइडेड बाय एयर या फिर फ्री स्पेस का परमिटिविटी। यानी कि हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन इज एक्चुअली इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ ε0। तो फिर तुम्हारा किसी भी मीडियम का जो फोर्स आएगा वो एक्चुअली आ जाएगा 1/4πε0 टाइम्स के इंटू Q1 Q2 बाई r²। यानी कि जो मीडियम पे फोर्स आएगा वो एयर के फोर्स डिवाइडेड बाई के होगा। अभी बच्चों ये जो के है ये तुम्हारा एयर के लिए, फॉर एयर ये हम लोग 1 कंसिडर करते हैं। लेकिन किसी दूसरे मीडियम के लिए इसका कुछ दूसरा वैल्यू होगा, जैसे कि के फॉर वाटर अगर हम बोले, के फॉर वाटर बोलेंगे तो वो 80 होता है, या फिर के फॉर हम लोग अगर माइका बोले तो माइका तो उसके लिए 6 होता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ कुछ होता है। अच्छा, के फॉर मेटल वो तुम्हारा इनफाइनाइट होता है। ऐसे ऐसे वैल्यू होता है। यानी कि अगर हम लोग ये दो जो चार्ज उसका जो इंटरफेरिंग मीडियम था उसको अगर हम लोग चेंज करके किसी दूसरे मीडियम यहाँ पे डाल देंगे तो वहां पे जो तुम्हारा फोर्स एक्ट कर रहा था दोनों के बीच में वो घट जाएगा। कितना घटेगा बच्चों? ये तुम्हारा के टाइम्स घटेगा। यानी कि जितना तुम्हारा यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था उसका तुम्हारा के टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। अभी बच्चों एक और चीज बताओ कि मान लो कि मैंने यहां पे मीडियम सेम रखा, लेकिन मैंने डिस्टेंस को सेपरेट कर दिया।
तो अगर तुम्हें पूछा जाए कि बताओ डिस्टेंस को इंक्रीज करने पे कितना, मतलब कितना इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि उसका जो फोर्स, इफेक्टिव फोर्स अभी आए वो इतना, यानी कि k टाइम्स डिक्रीज कर जाए। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं बच्चों, मैं क्वेश्चन एक बार क्लियर कर देता हूं आप लोगों को। मैं ये पूछना चाहता, अच्छा ये शायद आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या बताना है, सिंपल ये बताना है कि किसी भी दो चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करते हैं वो डिपेंड करते हैं कि दोनों चार्ज का जो इंटरवेनिंग मीडियम है वो कौन सा है। ठीक है, मीडियम का परमिटिविटी जितना ज्यादा होगा, यानी कि तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा, फोर्स उतना ही डिक्रीज कर जाएगा। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि मान लो दो चार्ज था, हम लोग पहले उसको एयर मीडियम पे रखे थे, तो जितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उन दोनों के बीच में एक्ट कर रहा था, अभी वही सिस्टम को अगर हम लोग वाटर के अंदर में ले जाएंगे तो फोर्स 80 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। तो ये होता है तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीनिंग। अभी बच्चों मैं जो क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था, अगर मैं इस टाइप से आप लोगों को बोलूं कि मान लो ऐसा है, कैसा है, ऐसा है या वैसा है, कैसा है, ऐसा है कि मान लो आप लोगों को पूछा गया कि बताओ इफ द सेपरेशन between the charges increases to some value so that the electrostatic force acting between them is decreased same as when a medium of dielectric constant K inserted. Find new distance और find new separation, ऐसा मैंने एक क्वेश्चन बताया। ये समझने के लिए ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है समझने कि बताओ तुम्हारे पास अभी जो फोर्स है वो है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अगर हम लोग कुछ भी इंटरवेनिंग मीडियम को चेंज करके के कांस्टेंट, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला कोई भी मीडियम लाएंगे तो वहां पे तुम्हारा फोर्स कितना बन जाएगा, F/K बन जाएगा, है ना। तो बोला गया है कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसको चेंज करके कुछ और किया गया है, 1/4πε0 Q1 Q2/r'। तो ये आया है तुम्हारा 1/4πε0 K इंटू Q1 Q2/r²। तो यहां से बच्चों ये टर्न कैंसिल हो गया, तो यहां से तुम्हें जो मिलेगा बच्चों r' का स्क्वायर दैट इक्वल्स टू तुम्हें मिलेगा K टाइम्स ऑफ r², यानी कि नया डिस्टेंस आएगा √K टाइम्स r। तो इस रिलेशन को बच्चों याद रखना शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, एमसीक्यू के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि अगर कोई भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लो कि वाटर, तो वाटर में अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है तो सेम वाटर का इफेक्ट मिलेगा अगर हम लोग डिस्टेंस को इंक्रीज करके √80 टाइम्स कर दे तो। आया समझ में बच्चों। तो ये जो है कूलॉम्स लॉ, अभी हम लोग देखेंगे कि कूलॉम्स लॉ का वैलिडिटी, कि कूलॉम्स लॉ कहां पे वैलिड होते हैं और कहां पे वैलिड नहीं होते। अभी बच्चों हम लोग बताएंगे कि कूलॉम्स लॉ का वैलिडिटी के बारे में। तो कूलॉम्स लॉ होल्ड्स गुड फॉर पॉइंट चार्जेस ओनली। और नंबर 2 है कि द चार्ज must be at rest
चार्ज को रेस्ट में होना जरूरी है। अगर ये दो पॉइंट तुम्हारा होल्ड करता है तभी जाके हम लोग कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, वरना कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। कूलम्ब्स लॉ के बारे में एक और दो हम लोग पॉइंट्स जान लेते हैं कि द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस, the force acting between two charges does or independent of the presence of third charge, independent of presence of third charge। यानी कि मान लो तुम्हारे पास ये और ये एक चार्ज था Q1 और Q2, इन दोनों के बीच में कुछ अट्रैक्शन रिपल्शन चल रहा था और मैंने जोर जबरदस्ती एक और थर्ड चार्ज को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा दिए। तो इन दोनों के बीच में पहले जो तुम्हारा अट्रैक्शन रिपल्शन हो रहा था, ये तीसरा चार्ज आने के बाद भी इन दोनों के बीच में उसका कोई चेंज देखने के लिए हमें नहीं मिलेगा। तो ये तुम्हारा इंडिपेंडेंट होता है। तो ये जो 3 पॉइंट्स मैंने बताया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कूलम्ब्स लॉ के बारे में। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि ये जो फोर्स है बच्चों, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो कूलम्ब्स लॉ को हम लोग अभी वेक्टर फॉर्म में देखेंगे कि कैसे वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ को लिखते हैं, यानी कि डायरेक्शन देखेंगे। तो डायरेक्शन में बच्चों नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोटेशन को देखो हम लोग कैसे लिखेंगे। अच्छा देखो बच्चों, यहाँ पे एक चार्ज था Q1, यहाँ पे एक चार्ज था Q2, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि दोनों ही पॉजिटिव था। तो बच्चों क्या होगा, ये चार्ज इसको रिपल करेगा इस साइड, ये चार्ज इसको रिपल करेगा इस साइड। तो ये जो चार्ज इसको इस साइड रिपल कर रहा है उसको हम लोग लिख लेंगे F12, यानी कि फोर्स बाय द चार्ज 1 ऑन द चार्ज 2। इसको लिखेंगे बच्चों F21, यानी कि फोर्स बाय द चार्ज 2 ऑन द चार्ज 1। तो दोनों का एक्सप्रेशन तो बिल्कुल वही रहेगा, 1/4। अच्छा, इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस r है तो हम लोग लिखेंगे इसको ऐसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r का स्क्वायर इनटू यहाँ पे एक वेक्टर है इसलिए डायरेक्शन देना है। तो डायरेक्शन लिखेंगे R21 क्या इस साइड, 2 से 1 की तरफ। सिमिलरली इसको अगर लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, और ये आएगा बच्चों R12 कैप, यानी कि 1 नंबर से 2 नंबर की तरफ। तो क्लियर है बच्चों, ये इस साइड ये इस साइड दोनों ऑपोजिट साइड है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि F12 वेक्टर इज एक्चुअली माइनस ऑफ F21 वेक्टर, यानी कि एक्शन, अगर ये तुम्हारा एक्शन है तो ऑब्वियसली ये तुम्हारा रिएक्शन होगा। तो ये एक्शन रिएक्शन फोर्स है, मतलब ये स्यूडो फोर्स नहीं है, ये रियल फोर्स है। और ये न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है उसको भी बच्चों ये ओबे करते हैं। तो ये जो भी चीज मैंने बताया ये कूलम्ब्स लॉ के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अभी बच्चों हम लोग कुछ और चीज के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ओके बच्चों, देखो आ गया 2 थ्योरम, सेल थ्योरम नंबर 1, सेल थ्योरम नंबर 2। एक बार पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं उसको। थ्योरम 1 कह रहा है कि अ कंडक्टिंग शेल ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज attracts or repel a charged particle that is outside the cell as if all the cell's charge were concentrated at its center। क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि मान लो तुम्हारे पास एक सेल है और उसका जो चार्ज है कंडक्टिंग है, यानी कि जो चार्ज होगा वो बाहर की तरफ होगा, तो यूनिफॉर्मली वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। और मान लो कि वो चार्ज है तुम्हारा कैपिटल Q और इधर एक चार्ज है मान लो स्मॉल q। तो इसके सेंटर से यहां तक डिस्टेंस अगर तुम्हारा स्मॉल r है, इसका रेडियस चाहे जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जो भी रेडियस हो। तो ये बोल रहा है कि एक जो सेल है, ये सेल ऐसा बिहेव करेगा एज इफ ये जो चार्ज उसके सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है वो बल्कि सरफेस में नहीं है, वो सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। वो ऐसा बिहेव करेगा बच्चों, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चार्ज उसके सरफेस में ही रहेगा, लेकिन वो सेल, उसका खुद का प्रॉपर्टी यही है कि वो ऐसा बिहेवियर दिखाए, ये जो चार्ज है वो उसके सरफेस में नहीं, उसके सेंटर पे है। यानी कि इन दोनों के बीच में अगर तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हो
तो तुम्हारा फोर्स आ जाएगा बच्चों तभी 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर। मतलब ये सेल एक पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करेगा जो कि इस सेंटर पे कंसेंट्रेटेड है। ये कह रहा है तुम्हारा थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 2 बोल रहा है कि a conducting shell of uniform charge exerts no electrostatic force on a charge particle that is located inside it। अभी बच्चों मान लो तुम्हारे पास ऐसा ही एक चार्ज स्फीयर था जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, कैपिटल क्यू चार्ज, उसका सेंटर ये है, चाहे इसका रेडियस कितना भी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर उसके अंदर में कोई एक चार्ज मौजूद है स्मॉल क्यू, तो इस चार्ज के ऊपर कोई भी फोर्स एग्जर्टेड नहीं होगा। कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा आ सकता है, क्यों नहीं होगा सर? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि थ्योरम नंबर 1 बोल रहा है कि ये जो चार्ज है ये सरफेस पे ना होकर उसके सेंटर पे रहेगा, तो सेंटर पे रहेगा तो इन दोनों के बीच में तो अट्रैक्शन होने चाहिए। बिल्कुल सही है बच्चों, तुम्हारा सोचना ऐसा जायज है, लेकिन ये सेल का एक प्रॉपर्टी होता है, किसी भी सेल का नहीं, किसी भी कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है बच्चों कि उसके अंदर पे कोई भी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी काम नहीं करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल तुम लोग घर में करके भी देख सकते हो। अपना एक जो लंच बॉक्स होते हैं, कोई मेटल का स्टील का जो लंच बॉक्स होते हैं, उसके अंदर पे अपना मोबाइल फोन डालना और किसी दूसरे मोबाइल फोन से उसको रिंग करने की कोशिश करना, देखना कनेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीन जैसा बिहेवियर करते हैं। यानी कि ये जो कंडक्टर होते हैं, इस कंडक्टर के अंदर पे कोई भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जा नहीं पाते हैं। इसीलिए बच्चों जब थंडरिंग होते हैं तब सेफेस्ट प्लेस माना जाता है कि अगर तुम किसी भी कार के अंदर पे हो तो कार का अंदर तुम्हारा सेफेस्ट प्लेस माना जाता है, क्योंकि जो कार है वो मेटेलिक बॉडी से तैयार होते हैं, तो जो थंडर आएगा वो कार के इनसाइड में आ नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इनको तुम्हें दिमाग में रखना होगा। अभी दो और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में हम लोग सीख लेते हैं। ओके बच्चों, आ गया दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहां पे बोल रहा है कि when two identical sphere with charges q1 and q2 touch together and separated, then the charge on each sphere will be q1 plus q2 by 2। यानी कि ये बोल रहा है कि तुम्हारे पास एक स्फीयर था आइडेंटिकल, दोनों ही आइडेंटिकल स्फीयर था, एक के पास चार्ज था q1, दूसरे के पास चार्ज था q2। मैंने दोनों स्फीयर को टच करवाया और टच करवाने के बाद उसको अलग कर दिया, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन होगा, इसकी वजह से चार्ज में बीच में हेराफेरी चलेगा और हेराफेरी होने के बाद ईच स्फीयर के पास चार्ज आएगा एग्जैक्टली हाफ, यानी कि q1 q2 डिवाइडेड बाय 2। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस कंसेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व होगा बच्चों। बार मैं बोल रहा हूं यही चीज कि इस चैनल पे तुम लोगों को सब कुछ तो नहीं बताया जाएगा, लेकिन जो चीज बताया जाएगा बच्चों वो तुम्हारा कंसेप्ट, वो तुम्हारा बेस तैयार कर देंगे और तुम बहुत अच्छी तरीके से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो दूसरा पॉइंट देखो, इफ आ स्फीयर 1 विद चार्ज q, लेकिन दूसरा जो स्फीयर था तो वो अनचार्ज था, उसके बीच में कोई चार्ज नहीं था। एक और चीज क्या गया है कि जो दूसरा स्फीयर था उसका रेडियस था पहले वाले स्फीयर से हाफ, यानी कि मान लो अगर तुम्हारे पास एक ऐसा स्फीयर है जिसका रेडियस है कैपिटल R, तो यहाँ पे एक छोटा सा स्फीयर है जिसका रेडियस है r/2। अगर इसके पास Q चार्ज है और इसके पास कुछ भी नहीं है और दोनों को तुमने टच करवाया फिर छोड़ दिया, तो क्या होगा बच्चों? हम लोग मान लीजिए कि इसके पास आएगा q1, इसके पास आएगा q2। देखो चार्ज तुम्हारा कंसेप्ट रहता है, चार्ज का प्रॉपर्टी जिस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था वो एक बार देख लो, तो वहां पे मैंने बताया था कि चार्ज कंसेप्ट रहते हैं, यानी कि जो स्मॉल q चार्ज था वही चार्ज दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि q1 प्लस q2 टोटल चार्ज q आने चाहिए। और एक चीज बच्चों, एक कंसेप्ट कि तुम्हारा जो q1 है उसका साइज बड़ा है, उसका जो होल्डिंग पावर है वो बड़ा है, तो इसके पास ज्यादा चार्ज आएगा। कितना ज्यादा? एग्जैक्टली डबल आएगा इस पेयर के कंपेयर में। एग्जैक्टली डबल मैंने कैसे बता दिया? क्योंकि यहाँ पे रेडियस है एग्जैक्टली हाफ। अगर तुम्हें क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1/3 है तो तुम q1 इक्वल्स टू 3q2 लिख सकते हो। तो ऐसे बच्चों तुम इसको इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे तुम्हें कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगा, तो वही वैल्यू सॉल्व करने के बाद तुम्हारा q1 q2 आ जाएगा।
तो बच्चों इस क्लास में हम लोग कुलम्ब्स लॉ के ऊपर सिर्फ और सिर्फ थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स डिस्कस किए, थियोरेटिकल कंसेप्ट डिस्कस किए, उसको समझे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी कंसेप्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और एक स्पेशल शॉर्टकट ट्रिक भी सीखेंगे जो कि तुम्हारा नीट और जेई में बहुत बहुत काम का चीज होगा और तुम चुटकियों में यानी कि 10 सेकंड के बीच में तुम क्वेश्चन कर पाओगे। तो उस वीडियो के लिए इंतजार करना। तब तक के लिए बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और कमेंट्स में बताओ। कोई भी तुम्हारा अगर डाउट होगा तो मैं उसको जरूर क्लियर कर दूंगा। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।